दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे कि एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का 13वां सबसे बड़ा सोने का भंडार है, फिर भी उसकी पब्लिक गरीब है, उसकी जनता गरीबी में जीवन जीती है? नहीं करोगे। लेकिन है एक ऐसा देश जिसका नाम है बुर्किना फासो, जहां की जमीन सोने से भरी हुई है, सोने के भंडार है वहां पर, लेकिन उसकी चमक सालों तक विदेशी कंपनियों की जेब में जा रही थी। फिर एक दिन इस छोटे से देश ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, पूरी दुनिया को हिला डाला। उन्होंने अपने सोने की खदानों को विदेशी कंपनियों से छीन लिया और अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बुर्किना फासो ने अपने सोने की ताकत को देश के लोगों तक पहुंचाया और इस बदलाव ने क्या क्या उस देश में कमाल किया है। तमाम जानकारियां आपको देंगे, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि अफ्रीका के कई सारे देश जो हैं वो बहुत ही गरीब हैं। आपको कई सारे वीडियोस देखने को मिलते होंगे जहाँ बच्चे भोजन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, या एजुकेशन नहीं मिल पा रहे हैं, लोग शराब के नशे में धुत हुए पड़े हैं। कई सारे वीडियोस आपको ऐसे देखने को मिल जाते होंगे, तो आप ये अनुमान लगाते होंगे कि बहुत ही गरीब कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा इन देशों की हालत ख़राब है। उसी में एक नाम है बुर्किना फासो की। इसकी भी स्थिति ऐसी है, यहाँ भी बच्चों के स्कूल की कुछ खास सुविधाएं नहीं हैं, गांव में बिजली तक नहीं पहुंची, कई शहरों में सड़कें नहीं हैं, यानी कि तकलीफ भरा जीवन इनका भी। लेकिन अब बहुत कुछ बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, चलो बता देता हूं। तो बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश जिसकी जमीन सोने से भरी हुई है। विश्व गोल्ड काउंसिल के 2023 के आंकड़े की अगर हम बात करें तो यहाँ दुनिया का 13वां सबसे बड़ा सोने का उत्पादक देश था, जो हर साल लगभग 57 टन सोना निकालता था। ये देश नहीं निकालता था, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आकर जम बैठी थी, यहाँ पर वो सोने निकालती थी और बुर्किना फासो को कुछ ज़्यादा नहीं मिलता था, हल्का फुल्का रेवेन्यू दिया जाता था, बाकी वो खुद कमाकर अरबों खरबों डॉलर अपने देश ले जाते थे। यानी कि दोनों हाथों से विदेशी कंपनियों ने बुर्किना फासो की खदानों को खूब लूटा। लेकिन इस सोने का फायदा किसको हुआ? उन देश की कंपनियों को जो यहाँ पर सोने को खोदने का काम करती थी, मजदूरों सोना खुदवाती थी। वो विदेशी कंपनियों की जेब में सारा माल गया। कनाडा की IM गोल्ड, ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट अफ्रीकन रिसोर्सेज और लंदन की एंडेवर माइनिंग जैसी कंपनियां अरबों डॉलर कमा रही थी, हम ये कह सकते हैं। विश्व बैंक के मुताबिक सोना बुर्किना फासो के निर्यात का 82% हिस्सा था, यानी कि करीब 6 बिलियन डॉलर आप मान सकते हो। लेकिन स्थानीय लोग, वो आप क्या सोच रहे हो, क्या वो स्थानीय लोग जो सोना निकालते हैं वो खूब ठीक ठाक थे, उन्होंने खूब पैसे कमाए? नहीं, वो गरीबी, भूखमरी और आतंकवादी हमलों की मार झेल रहे थे, क्योंकि उन्हें तो काम पर रखा जाता था, हल्का फुल्का वेतन दिया जाता था और उनसे खूब सोना निकलवाया जाता था और उनकी स्थिति में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। वही गरीबी उन्हें जकड़ती रही। 2022 में एक चमत्कार हो गया। सैन्य नेता इब्राहिम ट्रोरे ने सत्ता संभाली, यानी कि कह सकते हैं जो पुरानी सरकार थी, जो विदेशी कंपनियों के साथ साठगांठ थी और बहुत अच्छी उनकी मित्रता थी विदेशी कंपनियों से, दूसरे देशों से जिनकी कंपनियां वहाँ लगी हुई थी। फ्रांस की बात हम कर लेते हैं, फ्रांस की भी कुछ कंपनियां थी और फ्रांस का ही ये हिस्सा था। फ्रांस यहाँ पर अपना अधिकार जमाता था और फ्रांस ही इसको कहीं ना कहीं संभालता था पहले। 2022 में इब्राहिम ट्रोरे ने तख्ता पलट कर दिया और खुद ने सत्ता संभाली और एक क्रांति शुरू की, क्योंकि इब्राहिम ट्रोरे पढ़े लिखे और मुश्किल से उस समय उनकी उम्र 33-34 साल रही होगी। उन्होंने थॉमस संकरा के सपने को फिर से कहीं ना कहीं जिया। थॉमस संकरा भी यही चाहते थे कि वो जो सोने की खदानें हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो और लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, उनका जीवन स्टैंडर्ड सुधरे, बेहतर हो, बुर्किना फासो फ्रांस से आज़ाद हो जाए। बहुत सारे सपने थे। जो संकरा थे उन्होंने 1980 में आत्मनिर्भरता का नारा दिया था, लेकिन 2023 में सरकार ने खनन कोड में बदलाव किया और रॉयल्टी दर को 7% तक बढ़ाया, जब सोने की कीमत कहीं ना कहीं $2000 प्रति औंस से ज़्यादा हो गई। 2024 में ये सब किसने किया है? ट्रोरे ने। 2024 में सरकार ने बोंगो और
वाइग्नियन खदानों को सिर्फ $80 मिलियन में खरीद लिया, जो पहले 300 मिलियन में बिकी थी। 2025 में 5 और खदानों को कहीं ना कहीं सोपामिम के तहत लिया गया। नेशनल प्रीशियस सब्सटेंस कंपनी 2024 में 8 टन और 2025 की पहली तिमाही में 11 टन कहीं ना कहीं सोना इकट्ठा किया। पहली बार देश ने अपना सोने का भंडार बनाना शुरू कर दिया। और यह सब किसकी रणनीति थी? इब्राहिम ट्रोरे की, जिनकी उम्र तकरीबन 36-37 साल के आसपास है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने हमारे देश की बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ना, और जो टाटा के पास एयर इंडिया था उसका राष्ट्रीयकरण करते थे, इसी तरह से ट्रोरे ने आते ही सबसे पहले जो सोने की खदानें थे उनका राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। और उनकी एक स्पीच बहुत वायरल हुई थी, हमने भी उस पर वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने विदेशी कंपनियों ने जो लूटा है, जिस तरह से वहाँ से रेवेन्यू कमाया है, सोने निकाल कर ले गए हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल दी थी कि किस किस तरह से इब्राहिम ट्रोरे ने उन कंपनियों को निशाना बनाया है और पश्चिमी मीडिया को खूब लपेटा था। खैर, इस सोने की आय का इस्तेमाल अब देश के लिए हो रहा है। 2024 की नीति के अनुसार अगर हम बात करें तो 60% आय जो हो रही है सोने से, उसका इस्तेमाल सुरक्षा पर हो रहा है ताकि आतंकवाद से लड़ा जा सके। 30% आय बुनियादी ढांचे पर, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बाकी स्वास्थ्य योजनाओं में खर्च किया जा रहा है। उत्तरी बुर्किना फासो में जहां बच्चे खदानों में काम करते थे, अब स्कूल खुल रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं। 2024 में एक सोने की रिफाइनरी बनी है जिसने 1000 प्रत्यक्ष और तकरीबन 5000 अप्रत्यक्ष नौकरियां दी हैं। सड़कों, बिजली ने गांवों और शहरों को आपस में जोड़ा है। वैसे ये रास्ता आसान नहीं था इब्राहिम ट्रोरे के लिए। इतना सब कुछ करना जो है बहुत चुनौती भरा था, क्योंकि जब कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है या कोई आदमी आकर सत्ता में आता है और वो बहुत उलटफेर वाला या अमूलचूल परिवर्तन करता है तो उसको बहुत सारी ताकतों से लड़ना पड़ता है। इब्राहिम ट्रोरे भी लड़े हैं, खासकर फ्रांस को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं तकलीफ में डाला है इब्राहिम ट्रोरे ने, और रूस के साथ हो गए हैं। वैसे रास्ता आसान नहीं है। राष्ट्रीयकरण से विदेशी निवेशकों में डर बैठा और उनके शेयर 10 से 18% गिरे। पूंजी और तकनीक विशेषज्ञों की जो थी वो भी कमी थी, क्योंकि वहाँ तकनीक नहीं थी, मशीनें नहीं थी, विदेशी मशीनें थी, विशेषज्ञता नहीं थी, ये भी उनके पास चुनौती थी। और लगातार आतंकवादी हमले भी बढ़े फिर। लेकिन बुर्किना फासो का लक्ष्य 2030 तक सोना उत्पादन दुगना करना है। रूस जैसे नए सहयोगी उनकी वैसे मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता हो या नहीं हो, लेकिन जो है इब्राहिम ट्रोरे रूस गए और उन्होंने पुतिन से हाथ मिलाया और पुतिन ने मदद भी की, सैन्य मदद भी कर रहे हैं। वहाँ के जो आतंकवाद से बुर्किना फासो लड़ रहा है उसमें वो अपने जो है सैनिकों को भेजकर इन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, हथियार भी उपलब्ध करवा रहे हैं, ड्रोन भी उपलब्ध करवा रहे हैं, यानी कि रूस भरपूर मदद कर रहा है। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि फ्रांस ने कब्जा छोड़ा है, एक उपनिवेशवाद गया है तो दूसरा साम्राज्यवाद आ चुका है, यानी कि कान इधर से पकड़ लो उधर से बात बराबर। लोग ये कह रहे हैं कि फ्रांस गया बुर्किना फासो से तब रूस की एंट्री हो रही है, रूस भी कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रहा है। खैर, बुर्किना फासो ने दिखा दिया है कि संसाधनों पर नियंत्रण से किस्मत बदली जा सकती है। सोने की चमक अब स्कूलों में और अस्पतालों में पहुंच रही है, लोगों को मदद मिल रही है, लोग बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मजदूर पहले बहुत कम न्यूनतम वेतन पर काम करते थे, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। राष्ट्रीयकरण से कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी तब जो है बहुत बेहतर होती जा रही है। तो इस तरह से जो इब्राहिम ट्रोरे हैं उन्होंने बहुत कुछ बदला है। एक युवा है, युवा जोश है, उनके पास समझ है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, दुनिया की सब चीज़ों को समझते हैं, बूझते हैं, उसके बाद वो फैसला लेते हैं। और पूरी दुनिया की नज़रें इब्राहिम ट्रोरे पर हैं, ये आप मान के चलिए। तो ये दुनिया का सबसे कम उम्र का आप राष्ट्रपति इन्हें मान सकते हो, ये राष्ट्रपति ही है बुर्किना फासो के। लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, उससे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो देश तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो तो उनको ऐसा बताया था कि इब्राहिम ट्रोरे तकरीबन 17 बार मारने की कोशिश भी हो चुकी है, लेकिन अभी सफलता हाथ नहीं लगी है उन देशों। और कुछ तो एजेंट एक विरोधी देश के पकड़े भी गए थे, एक नाम सामने आया था कि ये लोग इसमें शामिल थे, लेकिन अभी वो सही सलामत है और बेहतरीन फैसले लेकर बुर्किना फासो की किस्मत बदलने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बुर्किना फासो की
जो है चमक दमक बढ़ेगी, इब्राहिम ट्रोरे के रहते हैं, या फिर वो एक खुद जाल में फंसते जा रहे हैं, एक ट्रैप में उलझ चुके हैं? क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।